सो हे ऑल CUT एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू CUT कोर। जैसे कि हमने आपको पहले प्रॉमिस किया था, हम लाने वाले थे आपके लिए एक सीरीज ऑफ वीडियोस जहां पे हम आपकी इंग्लिश लैंग्वेज की ग्रामर पे काम करेंगे। तो उसी की पहली वीडियो में लेके आ गए हूं आपके सामने। आज हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच की, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है आपकी इंग्लिश ग्रामर की फाउंडेशन के लिए। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? बेसिकली आपके जितने भी वर्ड्स होते हैं किसी एक सेंटेंस में, उनको अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच में कैटेगराइज करा जा सकता है। ये हम आगे और अच्छे से समझेंगे एग्जांपल्स के थ्रू, पर अभी आप इतना समझ लीजिए। तो इस लेसन का जो टारगेट होगा वो होगा कि हम ये समझें कि सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे होती है, हम अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझेंगे और साथ ही साथ कुछ एग्जांपल्स करेंगे जिससे हमें ये चीजें और बेहतर से समझ आए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या होता है सेंटेंस? अब हम, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच अलग अलग शब्दों का कैटेगराइजेशन होता है किसी सेंटेंस में, तो उससे भी पहले ये समझ लेते हैं कि एक सेंटेंस ही क्या होता है। सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस होता है आपका एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ सेट ऑफ वर्ड्स दैट इज कंप्लीट इन इटसेल्फ, टिपिकली कंटेनिंग फ्रेज एंड अ क्लॉज। फ्रेज क्या होता है, क्लॉज क्या होता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। एंड इट कन्वेज अ मैसेज, कन्वेइंग अ मैसेज। तो एक सेंटेंस यही होता है कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिससे आपको एक मैसेज कन्वे किया जा सकता है, और उसमें एक फ्रेज होता है, क्लॉज होता है, या एक क्लॉज एक फ्रेज हो सकते हैं। क्या होते हैं वो हम अभी समझेंगे। इट कंसिस्ट अ क्लॉज एंड अ फ्रेज। चलिए, तो क्लॉज और फ्रेज एक नया टॉपिक आ गया, समझ लेते हैं क्या होते हैं वो। फ्रेज, अ फ्रेज क्या होता है? इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद नो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन। इट डज नॉट गिव अ मीनिंगफुल सेंस। चलिए, तो फ्रेज क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसमें सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं दिखता है, उसका अपने आप में कोई मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं होता। सब्जेक्ट और वर्ब क्या होते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूं। सब्जेक्ट होता है किसी भी सेंटेंस का वो मेन पर्सन या थिंग जिसके बारे में कुछ बात बोली जा रही है, और वर्ब हमारे एक्शन वर्ड्स होते हैं जिससे कोई एक्शन दर्शाया जाता है। जैसे मैं बोलूं कि आई एम गिविंग दिस लेक्चर, तो मतलब आई मैं उसका सब्जेक्ट हो गया आई, और गिविंग दिस लेक्चर मतलब कि गिविंग उस वर्ब का है, मतलब मैं उस लेक्चर को कंडक्ट कर रहा हूं। तो इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। पहला एग्जांपल कहता है, राइट नाउ देयर इज नथिंग दैट कैन हेल्प रवि। अभी कुछ भी ऐसा नहीं है जो रवि को हेल्प कर सके। तो यहाँ पे जो अंडरलाइंड सेक्शन है राइट नाउ, अगर हम बाकी का सेंटेंस इग्नोर करें, राइट नाउ अपने आप में कोई मीनिंगफुल सेंटेंस हमें दर्शाएगा नहीं, राइट। तो राइट नाउ अपने आप में एक फ्रेज है, जबकि पूरा सेंटेंस एक कॉम्बिनेशन है फ्रेज का और क्लॉज का। नथिंग कैन हेल्प रवि मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है जो रवि को हेल्प कर पाए। रवि इसका सब्जेक्ट है और हेल्प इसका वर्ब है, ठीक है। सेकंड एग्जांपल भी देख लेते हैं। इन द एंड वी ऑल हैव टू डाई। इन द एंड इसका जो पार्ट है उसका अपने आप में कोई मतलब नहीं है, तो ये इसका फ्रेज हो जाएगा। और वी ऑल हैव टू डाई मतलब आखिर में तो हम सबको ही मरना है, मतलब जो ऑल है यहाँ पे वो सब्जेक्ट है और डाई यहाँ पे वर्ब है। लेकिन जो सिर्फ इतना पोर्शन है जो इन दी एंड, ये अपने आप में एक फ्रेज होता है। सिमिलरली उषा रन्स वेरी फास्ट, तो ओवरऑल पूरे सेंटेंस में जो वेरी फास्ट है ये अपना फ्रेज बन के आता है। और उषा रन्स वेरी फास्ट, यहाँ पे एक सब्जेक्ट है एक वर्ब है, तो ये तो क्लॉज होगा जो हम आगे पढ़ेंगे, पर ये वेरी फास्ट अपने आप में फ्रेज है। अगर आपके सामने कोई सिर्फ वेरी फास्ट लिख दे, वेरी फास्ट, तो क्या हम उसका कोई मतलब निकाल पाएंगे? भाई क्या फास्ट है, मतलब कोई इंसान फास्ट है, कोई ट्रेन फास्ट है, पर अपने आप में वेरी फास्ट का कोई मतलब नहीं है, राइट। तो वो एक फ्रेज हुआ। सिमिलरली क्लॉज होते हैं जिसमें इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद सब्जेक्ट वर्ड कॉम्बिनेशन। इट मे और मे नॉट हैव अ मीनिंगफुल सेंस। तो इसमें सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है, यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता। यहाँ पे होता है इट मे और मे नॉट हैव अ मीनिंगफुल सेंस। ये दो टाइप के होते हैं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट वो टाइप ऑफ क्लॉज होता है जिसको किसी और सब्जेक्ट वर्ब की जरूरत नहीं होती, उसके अपने आप में एक मीनिंग निकल जाता है। जबकि डिपेंडेंट वो होता है कि उसे सेंटेंस में कुछ और भाग भी चाहिए होगा ताकि उसका एक मीनिंगफुल सेंटेंस निकल के आए। तभी हम कहते हैं कि इट मे और मे नॉट हैव अ मीनिंगफुल सेंस, ठीक है। तो यानी कि इफ इंडिया विंस दे विल क्वालिफाई फॉर द फाइनल्स, ये हमारा पहला एग्जाम्पल है। तो इसमें आप देखिए, इफ इंडिया विंस, अगर मैं इस कॉमा से पहले पहले का सेक्शन देखूं तो यहाँ पे सब्जेक्ट है इंडिया और विंस है एक वर्ब, तो सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन तो है। पर अगर सिर्फ मैं लिखूं इफ इंडिया विंस, तो क्या उसके आगे क्या, मतलब जीतेगी तो क्या होगा?
लेकिन इसलिए ये एक हमारा डिपेंडेंट क्लॉज होगा पहला हाफ। सेकेंडली, दे विल क्वालिफाई फॉर द फाइनल्स। जब मैं इस पूरे सेंटेंस को बोलता हूं इफ इंडिया विंस दे विल क्वालिफाई फॉर द फाइनल्स, तो इसका एक पूरा मीनिंग निकल के आता है। जबकि यहां पे दो क्लॉज हैं, इफ इंडिया विंस दे विल क्वालिफाई फॉर द फाइनल्स, ये भी सब्जेक्ट है, ये भी वर्ब है, दे यहाँ पे ये भी सब्जेक्ट है, क्वालिफाई ये भी वर्ब है, तो सब्जेक्ट वर्ब है। अब सेकंड चीज मैं एक और इसमें नोटिस कराऊंगा कि दे विल क्वालिफाई फॉर द फाइनल्स। अगर मैं सेकंड हाफ ऑफ द सेंटेंस को इंडिविजुअली लूं, पहले हाफ को भूल गए, सेकंड हाफ को अगर हम देखें तो दे विल क्वालिफाई फॉर द फाइनल्स, अगर आपको सिर्फ कोई इतना बोले कि दे विल क्वालिफाई फॉर द फाइनल्स, तो उसका अपने आप में एक मीनिंग निकल रहा होता है। तो ये एक ऐसा क्लॉज है जिसका अपने आप में एक मीनिंग है, उसके पास सब्जेक्ट और वर्ब भी है और उसका अपना मीनिंग भी निकल के आ रहा है। तो ये एक क्या हुआ हमारा, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज हुआ। तो ये वाला इंडिपेंडेंट है और ये वाला हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है। सिमिलरली लास्ट एग्जांपल को भी देख लेते हैं। रोहित सेड दैट ही विल बोल फर्स्ट, ठीक है। तो यहां पे रोहित सेड दैट ही विल बोल फर्स्ट, इन दोनों को अलग अलग समझते हैं, ठीक है। अगर हम सिर्फ बोलें कि रोहित सेड, तो यहां पे एक सब्जेक्ट है रोहित, सेड है एक वर्ब, ठीक है। वो कुछ कर रहा है, क्या कर रहा है, वो बोल रहा है। तो रोहित सेड अपने आप में भी एक समझ आने लायक सेंटेंस है, अपने आप में पूरा सब्जेक्ट है, इसमें वर्ब है और उसका एक मीनिंग है। तो ये भी हमारा एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। जबकि हमें अगर सिर्फ इतना आ जाए कि ही विल बोल फर्स्ट, तो यहाँ पे ही जो है वो भी एक सब्जेक्ट है, विल बोल ये हमारे एक वर्ब है जो कि हमें बता रहे हैं कि कुछ एक्शन होगा, क्या होगा कि बोलिंग पहले होगी। तो ही विल बोल फर्स्ट ये भी अपने आप में देखा जाए तो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो हमारे पास इस पर्टिकुलर सेंटेंस में दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज का कॉम्बिनेशन बन रहा है, फर्स्ट वाला भी इंडिपेंडेंट, सेकंड वाला भी इंडिपेंडेंट। अब आप ये भी पूछ सकते हैं कि क्या जरूरी है कि दो क्लॉज हो, मल्टीपल क्लॉज हो एक सेंटेंस में? जरूरी नहीं है कि हमारे पास एक या एक से ज्यादा क्लॉज हो, सिर्फ एक क्लॉज से भी किसी सेंटेंस का मीनिंग निकल के आ जाता है। तो समझ गए हम, पहली हमारी स्टेप सेंटेंस फॉर्मेशन का समझने का ये था कि हम ये समझे फ्रेजेस क्या होते हैं, क्लॉज क्या होते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं इसी चीज पे। तो अगर मैं सिर्फ ये लिख दूं अनु एंड टीना, तो क्या है अनु एंड टीना, कुछ ऐसा तो उनके पास सिर्फ सब्जेक्ट हमें दे दिया गया है, उनको क्या करना है, क्या बोलना है, कोई एक्शन इसमें है नहीं। तो ये अपना एक नाउन फ्रेज हुआ। फ्रेजेस भी अलग अलग तरह के होते हैं, क्योंकि अनु और टीना दोनों एक नाउन है, तो यहाँ पे नाउन फ्रेज बनता है। लास्ट नेक्स्ट हैव बीन सर्चिंग। तो अगर सिर्फ मैं ये लिख दूं हैव बीन सर्चिंग, अब कोई सब्जेक्ट तो हमारे पास है नहीं, कुछ ये पता चल रहा है कि सर्चिंग से हमारे पास एक वर्ब आ गया हमारे पास, हैव बीन सर्चिंग से हमारे पास वर्ब तो है पर इसका कोई सब्जेक्ट नहीं है। तो अगेन ये एक फ्रेज हो जाएगा। कैसा फ्रेज होगा? वर्ब फ्रेज होगा, क्योंकि यहाँ पे वर्ब दिख रहा है हमें। नेक्स्ट है हमारा बिसाइड द ट्रीज। तो बिसाइड क्या होता है? एक प्रेपोजिशन होता है। द ट्रीज ये एक सब्जेक्ट है, लेकिन इसमें कोई एक्शन अगेन दिख रहा है क्या कि कुछ रखा है बिसाइड द ट्री, या कोई हवा चल रही है बिसाइड द ट्री? कुछ भी नहीं। तो कोई वर्ब का तो मेंशन ही नहीं है इसमें। तो अगेन ये एक प्रेपोजिशनल फ्रेज हो गया। इसमें प्रेपोजिशन मेंशन है बिसाइड और द ट्रीज सब्जेक्ट है, लेकिन इसमें कोई वर्ब नहीं है। नेक्स्ट एक्सट्रीमली वेल, बहुत अच्छा, ठीक है, लेकिन क्या इसमें कोई एक्शन हो रहा है? सॉरी, किसी सब्जेक्ट का मेंशन है? नहीं है अगेन। तो ये भी एक सिर्फ फ्रेज हुआ। क्या एक्सट्रीमली वेल है? कोई इंसान एक्सट्रीमली वेल है, वेदर एक्सट्रीमली वेल है, उसका कोई मेंशन नहीं है। तो ये भी एक एडवर्ब फ्रेज हो गया। नेक्स्ट द हाउस ऑन 6th स्ट्रीट। अब क्या बोला जा रहा है? एक घर की बात करी जा रही है जो कि एक सब्जेक्ट हो जाएगा हमारा, और बोला जा रहा है ऑन 6th स्ट्रीट, 6th स्ट्रीट में एक घर है, ठीक है। तो एक हाउस क्या होता है? एक नाउन होता है, लेकिन उस घर के बारे में क्या मतलब? वो बहुत सुंदर है, या वो गिरने वाला है, वो बहुत कमजोर नींव का है, ऐसा कुछ मेंशन तो कर नहीं रखा है। तो देयर इज नो वर्ब मेंशन्ड इन दिस। तो अगेन ये भी एक फ्रेज है, और क्योंकि एक नाउन की बात हो रही है तो ये नाउन फ्रेज हो गया। नेक्स्ट एज सून एज आई रीच द ऑफिस। अब यहां पे आप देखेंगे तो सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है। एज सून एज आई रीच द ऑफिस, तो आई यहां पे सब्जेक्ट हो जाता है हमारा, और रीच क्या होता है? रीच हमारा होता है वर्ब। तो जब हमारे पास सब्जेक्ट और वर्ब दोनों आ गया तो वो हमारा बन तो क्लॉज गया। लेकिन कौन सा है? डिपेंडेंट क्लॉज है। क्यों है? क्योंकि यहां पे एज सून एज आई रीच द ऑफिस बोला गया, बस। उसके आगे क्या, उसके पीछे क्या, हमें नहीं पता।
ठीक है, तो इसका अपने आप में कोई सेंस नहीं निकल के आ रहा, राइट। तो ये हमारा होगा एज सून एज आई रीच द ऑफिस, डिपेंडेंट क्लॉज। नेक्स्ट, आई डिड नॉट ब्रिंग एनी अम्ब्रेला, आई डिड नॉट ब्रिंग माई अम्ब्रेला। तो ये है एक इंडिपेंडेंट क्लॉज। क्यों है ये इंडिपेंडेंट क्लॉज समझते हैं। इसमें आई हमारा सब्जेक्ट है, डिड नॉट ब्रिंग ये हमारा एक वर्ब बनता है, तो सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन हो गया, उससे हमें पता चला ये हो गया है क्लॉज। अब आई डिड नॉट ब्रिंग माई अम्ब्रेला, क्या इससे एक सेंस निकल के आ रहा है, क्लियरली निकल के आ रहा है कि कोई अपना अम्ब्रेला भूल गया, तो फिर ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इसे और किसी चीज की जरूरत नहीं है अपना एक सेंस बनाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन द लिटिल बॉय सॉ हिज मॉम। अब इसमें बोला गया कि व्हेन द लिटिल बॉय सॉ हिज मॉम, उस छोटे बच्चे ने जैसे अपनी मदर को देखा, और लेकिन सेंटेंस वहीं पे रुक जाता है। तो लिटिल बॉय जो है हमारा वो एक सब्जेक्ट है, बॉय हमारा सब्जेक्ट है, लिटिल एक एडजेक्टिव है जो बता रहा है वो छोटा है, लेकिन सब्जेक्ट ये है, सॉ है हमारा एक वर्ब, ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है, वर्ब है, उसका कॉम्बिनेशन, तो एक क्लॉज तो बन गया, पर हमें ये नहीं पता चल रहा है कि उसके बाद क्या हुआ, उसका एक मीनिंगफुल सेंटेंस निकल के नहीं, मीनिंगफुल सेंस निकल के नहीं आ रहा है सेंटेंस का, कि जब उसने अपनी माँ को देखा तो उसके आगे पीछे क्या हुआ। तो ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है, इसमें और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी तब इसका एक पूरा मतलब निकल के आएगा। नेक्स्ट, कलेक्ट योर पार्सल फ्रॉम द कुरियर ऑफिस। तो यहां पे आपको सब्जेक्ट भी मिल रहा है, वर्ब भी मिल रहा है, तो ये क्लॉज बन गया। और इंडिपेंडेंट क्यों है, क्योंकि इसका अपने आप में एक पूरा मीनिंग निकल के आ रहा है। कलेक्ट योर पार्सल फ्रॉम द कुरियर ऑफिस, कलेक्ट आपका हो जाएगा वर्ब, पार्सल यहाँ पे आपका है सब्जेक्ट, ठीक है। तो कुरियर ऑफिस भी आपका एक नाउन है, ठीक है, लेकिन कलेक्ट योर पार्सल यहाँ पे अगर दिख रहे हैं तो ये वर्ब ऑलरेडी है और पार्सल आपका सब्जेक्ट बन जाएगा, सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन है और पूरा मीनिंगफुल सेंस निकल रहा है, इसलिए ये एक हो जाएगा इंडिपेंडेंट क्लॉज। लास्ट में आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा कवर हो गया है, दो वी लेफ्ट होम अर्ली। तो यहाँ पे बोला जा रहा है दो वी लेफ्ट होम अर्ली, मैं आपके लिए ऐसे बोल देता हूं। तो यहाँ पे वी लेफ्ट होम अर्ली, वी हो गया सब्जेक्ट, लेफ्ट हो गया वर्ब, लेकिन इस सेंटेंस का भी अपने आप में कोई सेंस नहीं निकल के आ रहा है, क्योंकि इसके आगे हमें और इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। दो वी लेफ्ट होम अर्ली, हमने जल्दी घर से निकल गए थे, लेकिन उसके आगे क्या, मतलब लेट पहुंचे कि कुछ ट्रैफिक मिल गया या क्या, तो इसलिए ये एक डिपेंडेंट क्लॉज बनता है, मतलब कि इसमें सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन है पर इसका अपने आप में कोई मीनिंगफुल सेंस नहीं है। चलिए, तो इस तरह से हमने ये समझ लिया कि हमारे फ्रेज क्या होते हैं, हमारे क्लॉज क्या होते हैं, हमने उसके बेसिस पे कुछ एग्जांपल्स भी कर लिए। ये हमारे आगे जाके ग्रामर समझने में हेल्प करते हैं, क्योंकि हमारे इसी बेसिस पे सेंटेंस को हम कभी कभी तोड़ते हैं। तो आपको आगे जाके अगर कोई बोलेगी फ्रेज, इस फ्रेज में ऐसा है, उस क्लॉज में वैसा है, तो आपको समझ आना चाहिए कि इसमें फ्रेज है कहाँ सेंटेंस में पहले, तो वो हमने अब क्लियर कर लिया। अब हम नेक्स्ट चीज समझेंगे कि हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या क्या होती हैं। तो हमारी 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं इंग्लिश में। एक होती है हमारे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, एडजेक्टिव और प्रेपोजिशन। तो इन सब पे हम बहुत ही सारे एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस, जिनसे हमारी ग्रामर का कमांड टेस्ट किया जाता है। अब कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं और किस टॉपिक से क्या क्या पूछा जाता है, ये तो बहुत लंबी कहानी है, हम आगे और सीरीज ऑफ वीडियोस लेके आएंगे। पर फिलहाल हमारा इस वीडियो का ये ऑब्जेक्टिव है कि हम समझें कि उस किसी एक सेंटेंस में नाउन होता कौन सा है, प्रोनाउन होता कौन सा है, एडवर्ब कौन सा होता है, एडजेक्टिव कौन सा होता है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच ये सारी होती हैं, 8 की 8। इनको आइडेंटिफाई करने का आपको मैं तरीका भी बताऊंगा। तो अब एक एक करके शुरू करते हैं। नेक्स्ट, तो सबसे पहले आते हैं हमारे नाउन्स, ठीक है। अब नाउन क्या होते हैं, वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू नेम पीपल, प्लेसेस, एनिमल, आइडियाज और थिंग्स। किसी भी चीज जिसका नाम सेट करा जा सकता है, कोई भी चीज, मेरे सामने एक टेबल है, मेरे हाथ में एक स्टाइलस है, आपके सामने एक स्क्रीन है, तो ये सब कुछ एक नाउन कहलाई जाती है। कोई भी एनिमल, थिंग, आइडिया, कुछ भी, प्लेस, ये सब एक नाउन में आते हैं। इसमें यूजुअली जब भी हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि नाउन क्या है, तो आप अपने आप से ये पूछो कि क्या मेरे को किसी हु का जवाब मिल रहा है, हुम का जवाब मिल रहा है या व्हाट का जवाब मिल रहा है सेंटेंस में। तो वो एक तरीका हो गया आइडेंटिफाई करने का। दूसरी चीज, एक और ये बात आपको समझनी जरूरी है कि दे आर यूज्ड विद आर्टिकल्स, एडजेक्टिव्स एंड प्रेपोजिशंस। तो आगे जब मैं एग्जांपल्स कराऊंगा आपको, उससे आपको और क्लियर होगा। पर अभी आप ये समझ लीजिए कि जो हमारे आर्टिकल्स होते हैं सेंटेंस में, एडजेक्टिव्स होते हैं और प्रेपोजिशंस होते हैं, उनके आगे या पीछे जो शब्द आते हैं वो यूजुअली हमारे नाउन या प्रोनाउन ही होते हैं। अभी हम नाउन की बात करते हैं। फिर इट हैज द रोल ऑफ बिकमिंग द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस। इट कैन ऑल्सो बिकम द सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और द ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अच्छा,
तो जो हमारे नाउन्स होते हैं वो हमारे किसी भी सेंटेंस के या तो सब्जेक्ट बन के आते हैं या ऑब्जेक्ट बन के आते हैं। जैसे मैं आपको बोलूं कि श्याम gave his book to राम, तो यहां पे जो हमारा सब्जेक्ट है वो होगा हमारा जो एक्शन को करता है श्याम, ये हमारा सब्जेक्ट हो जाता है। किसी में भी जिसको एक्शन किया जाता है, जो रिसीवर होता है किसी एक्शन का, वो हमारा हमेशा ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो ये हमारे हो गए ऑब्जेक्ट राम। तो श्याम हमारे सब्जेक्ट हैं इस सेंटेंस के और ऑब्जेक्ट है हमारे राम। उन्होंने क्या किया, अब एक किताब दी है राम को। ठीक है, तो यहां पे जो वर्ब था वो है गेव हिज बुक। बुक यहाँ पे अगेन एक ऑब्जेक्ट है, किसी भी सेंटेंस में एक से ज्यादा भी ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। तो श्याम गेव हिज बुक टू राम। तो ऐसे आपको क्लैरिटी हो गई होगी कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट होता है जो किसी भी एक्शन का डूअर होता है और राम होता है उस ऑब्जेक्ट होता है जो उस एक्शन का रिसीवर होता है। तो यहाँ पे राम हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ओके, अब दो चीज हमने और नहीं समझी है कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ये क्या होते हैं भाई। तो देखो, किसी भी सेंटेंस में जरूरी नहीं है कि आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों मेंशन हो, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि किसी सब्जेक्ट के बारे में कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई होती है एक ही सेंटेंस में, तो वो उसका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। मैं एग्जांपल से बताता हूं, जैसे श्याम अगेन elected Ram as the president, तो यानी कोई बोर्ड होगा, कोई टीम होगी या कोई कमेटी होगी, उसमें श्याम इलेक्टेड राम एज द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे श्याम अगेन हमारे सब्जेक्ट हो जाते हैं। उन्होंने एक वर्ब किया इलेक्शन, इलेक्ट किया राम को, जो हमारे ऑब्जेक्ट हैं। पर एक ये भी हमारा नाउन है प्रेसिडेंट, है ना, ये भी एक नेम होता है ना। तो लेकिन यहां पे राम की ही बारे में हमें बताया जा रहा है कि वो उनको सेलेक्ट किया गया एज अ प्रेसिडेंट। तो ये जब किसी ऑब्जेक्ट की हमें और इंफॉर्मेशन मिल रही है, किसी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है ना कि राम को प्रेसिडेंट की तरह सेलेक्ट किया गया, तो ये हमारे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये मत सोचेगा कभी कि ये एक और ऑब्जेक्ट है, एक इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, इसी ऑब्जेक्ट के बारे में हमें बताया गया। और सिमिलरली जैसे मैं एक और चीज आपके पास लिखूं अगर मैं कि नयन इज द कैप्टन। ठीक है, अब यहां पे भी हमारे पास नयन इज द कैप्टन, तो नयन एक नाउन है ना, ये हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा इस सेंटेंस का। इज द कैप्टन, अब कैप्टन भी एक नाउन होता है ना, एक नाम होता है, जो भी टीम को लीड कर रहा होता है उसका कैप्टन बुलाते हैं, ये भी नाउन है। लेकिन क्या ये अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है? नहीं, इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है ना। ये तो एक सेंटेंस स्टेट किया जा रहा है कि नयन इज दी कैप्टन, तो उसमें कोई वो एक्शन नहीं कर रहा है, ये नयन के बारे में ही इंफॉर्मेशन है। तो सब्जेक्ट के बारे में बताया जा रहा है कि वो कैप्टन है, तो ये हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि नाउन कैन ऑल्सो बी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एंड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, तो इस सेंटेंस से हमें एग्जाम्पल भी मिल गया उसका कि एक नाउन है वो सब्जेक्ट भी बन रखा है, और क्योंकि हमने यहाँ पे बोला है कि इज द कैप्टन, वो भी एक नाउन है, कैप्टन एक नाउन है यहाँ, लेकिन वो एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, चलिए ये भी समझ लिया हमने। तो ऐसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इन 3-4 तरीके से कि कैसे हम नाउन्स को आइडेंटिफाई करें। तो यहां पे देखते हैं, पहला सेंटेंस है हमारा शी बॉट अ पेयर ऑफ शूज। तो यहां पे हमारा क्या होगा नाउन, तो ये हमारा नाउन बनता है पेयर। अब जैसा कि हमने पहले मेंशन किया था कि आर्टिकल्स के साथ हमारे नाउन आते हैं, तो यहां पे एक देखो आर्टिकल आ गया हमारा, ये आर्टिकल है ना। एक मिनट, ये पेन, ओके ठीक है। तो एक आर्टिकल के आगे क्या है, हमारा पेयर ऑफ शूज है। ठीक है, शूज भी हमारे नाउन हो गए। ठीक है, क्या नाम है किसी चीज का, तो शी बॉट अ पेयर ऑफ शूज, ये हमारे नाउन हो गए, ये हमारा आर्टिकल के बाद आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है आई हैव अ क्यूट पेट। ठीक है,
तो हमने क्या बोला था कि किसी भी चीज को जब हम नेम करते हैं, जैसे यहाँ पे एक एनिमल का नाम करा जा रहा है ना, पेट, तो पेट ये हमारा नाउन होगा। एक और तरीके से हम कैसे इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो ये है कि मैं बोल रहा हूँ कि आई हैव अ क्यूट पेट, तो क्यूट क्या होता है, मैं बता रहा हूँ कि वो एक प्यारा सा पेट है, ये एक एडजेक्टिव है, ठीक है। और हमने समझा था कि एडजेक्टिव और अपने आर्टिकल और अपने प्रेपोजिशंस के साथ जो शब्द आते हैं वो नाउन्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एडजेक्टिव के जस्ट बाद एक जो वर्ड आया है वही मेरा नाउन बन के आ रहा है। नेक्स्ट, इज दिस योर बुक, तो यहाँ पे मैं पूछ रहा हूँ क्या ये आपकी किताब है, तो बुक ये हमारा अगेन नाउन बनता है। यहाँ पे हम एक सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, सेंटेंस में अगर हम सब्जेक्ट बोलें तो बुक के बारे में पूछा जा रहा है ना, बुक एक मैटर ऑफ कंसर्न है यहाँ पे, तो उसकी जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारा नाउन बनता है, अगेन सब्जेक्ट बन गया है वो सेंटेंस का। मेनी पीपल हैव अ फियर ऑफ डार्कनेस, अब आ रखा है, क्या होता है हमारा आर्टिकल है, ठीक है। तो आर्टिकल के बाद जो शब्द आता है वो हो गया हमारा नाउन अगेन, तो हम यहाँ सेंटेंस में पहचान गए कि नाउन कौन सा होता है। अ फियर ऑफ डार्कनेस, डार्कनेस भी हमारी एक नाउन बन जाती है यहाँ पे। ये क्या है, ऑफ हमारा है एक प्रेपोजिशन, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट, ही इज माई ब्रदर, ठीक है। अब यहाँ पे एक सब्जेक्ट है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ही इज माई ब्रदर। ब्रदर में क्या है, एक रिलेशन को मैंने नाम दिया हुआ है, तो ब्रदर भी मेरा नाउन हो गया, ठीक है। और जो ही है वो मेरा एक प्रोनाउन होगा, उसको हम आगे समझेंगे कि प्रोनाउन क्या होते हैं, उन्हें कैसे आइडेंटिफाई कर जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक रिलेशन को नाम दिया जा रहा है कि ये मेरा भाई है, तो ये जो शब्द है मेरा ये बन जाता है मेरा नाउन। नेक्स्ट, दिस इज माई स्कूल, अगेन वेरी सिमिलर कि मैं किसी जगह को पॉइंट करके कह रहा हूँ दिस इज माई स्कूल, तो ये किसी जगह का मैंने नाम रखा गया है, तो ये फिर अगेन मेरा नाउन बनता है, ठीक है। तो ऐसे हम समझते हैं कि हमारे नाउन्स क्या होते हैं। किसी सेंटेंस में अगर आपको बोला जाए कि नाउन आइडेंटिफाई करके बताओ, तो आप ऐसे कर सकते हैं। चलिए फिर अब आगे पढ़ते हैं, समझते हैं कि प्रोनाउंस को कैसे आइडेंटिफाई करा जा सकता है। तो प्रोनाउंस आर वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू सब्स्टिट्यूट अ नाउन इन अ सेंटेंस। अब आपको मैं अगर बोलूं कि राम इज अ गुड बॉय, राम गोज टू स्कूल, राम वेक्स अप अर्ली एवरी मॉर्निंग, तो बार बार राम 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 तो मैं बोल नहीं सकता हूं, राइट। तो राम को बार बार नेक्स्ट सेंटेंसेस में जो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे कि राम गोज टू स्कूल की जगह बोलेंगे ही गोज टू स्कूल, ही वेक्स अप अर्ली एवरी डे। तो यहाँ पे जो ही करके जो शब्द आ गया नेक्स्ट सेंटेंस में, वो एक हमारा होता है प्रोनाउन। तो यही मेरा सेंटेंस यहाँ पे कह रहा है कि जो भी नाउन को सब्स्टिट्यूट करके जो हम शब्द लगाते हैं किसी सेंटेंस में, सब्स्टिट्यूट अ नाउन इन अ सेंटेंस, वो हमारे शब्द होते हैं प्रोनाउंस, ठीक है। अब प्रोनाउन वैसे तो अलग अलग तरह के हो सकते हैं, रिफ्लेक्सिव, पॉजेसिव, इंडेफिनिट, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे जब प्रोनाउन के बारे में बात करेंगे आगे। लेकिन अभी सेंटेंसेस को देख के समझ लेते हैं कि हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा एक प्रोनाउन होता है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है आई रीच्ड होम एट 6 इन द इवनिंग, मैं शाम को 6 बजे घर पहुंचा। तो यहाँ पे जो आई है, आई वर्ड है हमारा होता है प्रोनाउन, कि मैं अपना नाम ना लेके मैं आई बोल रहा हूं, राइट। तो ये हमारा एक प्रोनाउन हुआ। फिर डिड समवन सी अ रेड बैग ऑन द काउंटर, क्या किसी ने एक रेड बैग देखा काउंटर पे। तो यहाँ पे हम एक इंडेफिनिट प्रोनाउन की बात कर रहे हैं, हम ये नहीं आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि एग्जैक्ट कौन था, बता नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पे जो समवन है, ठीक है, इस शब्द को हम एक प्रोनाउन मानेंगे। डिड समवन सी अ रेड बैग इन द काउंटर, ऑन द काउंटर। इज दिस द बॉय हु वन द प्राइज, ठीक है। तो यहाँ पे इज दिस द बॉय हु वन द प्राइज की बात कर रहे हैं, तो जो हमारा शब्द हु है यहाँ पे वो एक हमारा प्रोनाउन होगा, ठीक है। फिर दैट इज माई मॉम, तो यहाँ पे जो माई है ये शब्द एक प्रोनाउन होगा, ये पॉजेसिव प्रोनाउन होता है, मैं कहीं पॉइंट करके किसी को बोल रहा हूँ कि दिस दैट इज माई मॉम, ठीक है। नेक्स्ट, आई हर्ट माई सेल्फ येस्टरडे व्हेन वी वर प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन माई सेल्फ जो है एक शब्द, वो आपका प्रोनाउन बनता है। इस तरह से हम प्रोनाउंस को आइडेंटिफाई करते हैं। अगेन वेरी सिमिलर टू नाउन, वो भी हमें बताते हैं कि हु की बात हो रही है, व्हाट की बात हो रही है। जब भी इन सवालों का जवाब मिलता है वो प्रोनाउन ही होते हैं। यूजुअली उनको भी हम कभी कभी एडजेक्टिव्स के आगे पीछे देख लेते हैं, वेरी सिमिलर टू नाउन। पर मोटा मोटा हमें ये समझना है कि जो भी शब्द को हम नाउन के रिप्लेसमेंट में यूज कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, वो हमारे प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। तो ऐसे हमने समझ लिया कि हमारे प्रोनाउंस क्या हो गए। आगे बढ़ते हैं। तो अब हम समझेंगे कि वर्ब्स क्या होते हैं ब्रीफली, और ये समझेंगे कि वर्ब्स को आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है। चलिए फिर समझते हैं कि वर्ब्स क्या होते हैं और वर्ब्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं।
तो देखो वर्ब्स क्या होते हैं हमारे, वर्ड्स दैट डिनोट एन एक्शन दैट इज बीइंग परफॉर्म्ड बाय अ नाउन और द सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस. इट ऑल्सो टेल्स अस अबाउट द स्टेट ऑफ द नाउन. Its form can change as per the tense of the sentence. ठीक है, इनका एक एक करके मतलब समझते हैं. किसी भी नाउन या सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस से जो एक्शन करा जा रहा है, तो जो शब्द किसी एक्शन की बात करता है उसे हम वर्ब कहते हैं. दूसरी चीज हमें यह समझनी है कि कभी कभी वो किसी स्टेट के बारे में भी बात कर सकता है, स्टेट ऑफ द नाउन. यानी कि आई एम हैविंग 3 कार्स, कि मेरे घर पे 3 कार हैं, तो इसका मतलब एक स्टेट है. वो ऐसा नहीं है कि मैं उस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है, वो बस एक स्टेटमेंट है. क्लियर? ठीक है. एंड दीज आर वर्ड्स दैट कैन चेंज एज पर द टेंस ऑफ द सेंटेंस. तो इन शब्दों का जो फॉर्म है वो चेंज हो सकता है अगर हमारा टेंस बदल जाए किसी सेंटेंस का. यानी कि मैं बोलूं कि आई गो टू स्कूल. ठीक है, अगर कोई बोले आई गो टू स्कूल, और इसको तो मैं एक सिंपल स्टेटमेंट बोल रहा हूं कि सिंपल प्रेजेंट है. लेकिन अगर मैं इसको बोलूं कि आई वेंट टू स्कूल, मतलब मैं पहले गया था, तो यहां पे मेरा वो तो चेंज हो जाएगा. आई वेंट टू स्कूल, सेम यहां पे मेरा शब्द का फॉर्म चेंज हो रहा है. तो ये मेरा जो शब्द है वो वर्ब है. वर्ब के ही फॉर्म्स चेंज होते हैं. उसके आगे पीछे क्या था, उसके आगे पीछे आए था, ये प्रोनाउन हो गया. ठीक है, टू स्कूल प्रेपोजिशन और मेरा नाउन अगेन आ गया. इनके फॉर्म चेंज नहीं हो रहे हैं, चेंज हो रहा है वर्ब का फॉर्म. तो ऐसे भी हम समझेंगे, ऐसे भी आइडेंटिफाई करेंगे कि जो एक्शन हो रहा है वो हमारा वर्ब है, और उसी का फॉर्म चेंज हो सकता है एज पर द टेंस, जो जिस भी टेंस में हमें बात करनी है. ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल से समझ लेते हैं. शी प्लेज क्रिकेट एवरी डे. तो यहाँ पे एक्शन कौन सा शब्द से हो रहा है? प्लेज से, मतलब खेलने का एक एक्शन हो रहा है. ये हमारा एक वर्ब हो जाएगा. दर्शन एंड अतुल आर गोइंग टू द मूवीज. तो दर्शन और अरुल आर गोइंग टू द मूवीज. तो यहाँ पे वर्ब कौन सा है? वर्ब है हमारा आर गोइंग. ठीक है, यहाँ पे हमारा एक एक्शन दिख रहा है हमें. नेक्स्ट है हमारा माई फ्रेंड विजिटेड मी लास्ट वीक. ठीक है, तो विजिटेड एक्शन है ना, कि माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों ने मुझे कल मिले वो मेरे से. तो यहाँ पे जो विजिटेड का जो मतलब है मिले, वो एक एक्शन दर्शा रहा है. तो ये हमारा वर्ब हो जाएगा. नेक्स्ट है डिड यू हैव योर ब्रेकफास्ट. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो वर्ब होगा वो क्या होगा, वो कौन सा शब्द दर्शा रहा है? हैव समथिंग, मतलब किसी खाने को हैव करना, मतलब उसे कंज्यूम करना, उसे खाना. तो डिड यू हैव योर ब्रेकफास्ट, यहाँ पे जो हैव है हमारा वो एक वर्ब बनता है. तो जिस भी शब्द से हमारे किसी एक्शन की बात करी जा रही हो, या किसी स्टेट के बारे में बताया जा रहा है, किसी पोजीशन के बारे में बताया जा रहा है, वो हमारे वर्ब होते हैं. ठीक है, और किसी भी टेंस के हिसाब से उन शब्दों का हम स्टेट भी चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल में बताया था. तो ऐसे हम वर्ब्स को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं. नेक्स्ट, अब समझ लेते हैं कि एडजेक्टिव क्या होते हैं और उनको कैसे आइडेंटिफाई करा जा रहा है किसी शब्द में. वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू डिस्क्राइब और प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द नाउन और सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. तो जो भी सब्जेक्ट है किसी सेंटेंस का, कोई नाउन है, उसके बारे में जो ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा होता है जो शब्द, वो हमारे एडवर्ब्स होते हैं. इंफॉर्मेशन किसी क्वालिटी को बताने के तरीके में हो सकता है, या उसके बारे में और कोई इंफॉर्मेशन देने के बताई जा सकती है. ठीक है, तो यहाँ पे द प्लेस वी विजिटेड येस्टरडे वाज सीरीन. ठीक है, तो जो प्लेस है हमारी, वो तो हमारा सब्जेक्ट हो गया, एक जगह की बात करी जा रही है. ठीक है, प्लेस अपने आप में एक नाउन हो गया. वी विजिटेड येस्टरडे, मतलब विजिटेड अगेन हमारा वर्ब हो गया, जैसे हमने पहले बोला. येस्टरडे हमें टाइम बता रहा है कि हमने कब गए थे, वो सीरीन. लेकिन जो सीरीन शब्द है इस सेंटेंस में, वो एक एडजेक्टिव है, वो उसकी क्वालिटी बता रहा है उस जगह की. सीरीन मतलब शांत, एकदम अच्छी. फिर डिड यू सी हाउ बिग दैट डॉग वाज. ठीक है, तो क्या तुमने देखा वो कितना बड़ा डॉग था. तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है हमारा? डॉग है. एक डॉग की बात करी जाए तो वो सब्जेक्ट बन गया, वो हमारा नाउन है. ठीक है, लेकिन सी हमारा एक वर्ब हो गया. तो कैसे अब आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा एडजेक्टिव कौन सा है? तो किसी भी नाउन का जो हमें क्वालिटी बता रहा होता है, क्या उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है, वो शब्द होता है हमारा एडजेक्टिव. तो यहाँ पे हमारा जो शब्द है बिग, वो क्लियरली हमारा एडजेक्टिव बन के निकल आता है, क्योंकि वो हमारी उसकी एक इंफॉर्मेशन दे रहा है, उसकी एक क्वालिटी बता रहा है. द वेदर इज प्लेजेंट टूडे. तो जो वेदर है हमारा सब्जेक्ट है, तो ये तो हमारा वो हो नहीं सकता. द हमारा एक आर्टिकल होता है. ठीक है, द वेदर इज प्लेजेंट टूडे, इज हमारा वर्ब हो गया. प्लेजेंट, प्लेजेंट
शब्द है जिससे मेरे को पता चल रहा है कि वेदर बहुत ही सुहाना हो रहा है, अच्छा हो रहा है, तो ये अगेन एक हमारा एडजेक्टिव बनता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट सेंटेंस में आ जाते हैं, द रेड ड्रेस यू वोर ऑन योर बर्थडे वॉज लवली। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या नाउन है पहले वो समझ लेते हैं। द रेड ड्रेस, ठीक है, तो ये तो हमारी सब्जेक्ट होगी, एक ड्रेस है जो कि रेड इन कलर है। अगेन एक क्वालिटी बताई जा रही है एक नाउन की, तो वो हमारी एक एडजेक्टिव बन के आती है। एक एडजेक्टिव तो हमारा ये हो गया, यू वोर ऑन योर बर्थडे, तो वोर हमारा एक वर्ब हो गया, है ना, पहनना एक एक्शन है। ऑन योर बर्थडे वॉज लवली, ठीक है, तो योर बर्थडे, बर्थडे एक अगेन एक इवेंट है जिसका हमने नाम दिया हुआ है, तो ये तो हमारा एक नाउन हो जाएगा। लेकिन उसके बारे में जो हमारी रेड ड्रेस जो हमारा सब्जेक्ट बनी थी इस सेंटेंस का, उसके बारे में कुछ बताया जा रहा है आगे, वॉज लवली। तो लवली क्या है हमारा, अगेन एक क्वालिटी है जो हमें एक नाउन के बारे में और इन्फॉर्मेशन दे रही है, तो ये हमारा एक एडजेक्टिव बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एक एडजेक्टिव लवली हो गया सेंटेंस में, और एक हो गया रेड, किसी भी नाउन के बारे में जो ज्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं। फिर नेक्स्ट, माई ब्रदर हैड ओनली 1 चपाती फॉर ब्रेकफास्ट। ठीक है, अब देखो एडजेक्टिव जरूरी नहीं है कि हमेशा क्वालिटी बताएं, कभी कभी वो किसी सेंटेंस में किसी चीज को क्वांटिफाई करने के भी काम आ सकती है। क्वांटिफाई करना मतलब किसी चीज को बताना कि किस अमाउंट में उसे यूज करा जा रहा है। ठीक है, तो इस सेंटेंस में अगर हम फोकस करें तो ये बोलता है माय ब्रदर हैड ओनली 1 चपाती फॉर द ब्रेकफास्ट। ठीक है, तो हैड तो हमारा वर्ब हो गया। ठीक है, चपाती हमारी एक नाउन हो गई, एक सब्जेक्ट है जिस पे एक्शन हो रहा है। ठीक है, माय ब्रदर सब्जेक्ट है सॉरी इसमें, और चपाती एक ऑब्जेक्ट है, क्योंकि मैंने आपको बताया था जिसके बारे में बोला जाता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है जो एक्शन करता है, और यहाँ पे खाने का एक्शन हो रहा है और जो रिसीवर है उस एक्शन का वो ये वाली चीज है चपाती। ठीक है, खाया जा रहा है चपाती को, राइट। तो माय ब्रदर हैड ओनली 1 चपाती फॉर द ब्रेकफास्ट, तो जो हमारा एडजेक्टिव यहाँ पे निकल के आएगा वो होगा 1। ठीक है, क्योंकि क्वांटिफाई हो रही है यहाँ पे चीज कि एक ही चपाती खाई उसने, तो ये हमारा हो जाएगा एडजेक्टिव। ठीक है, तो ऐसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं अलग अलग एडजेक्टिव को। हमने उनके एग्जाम्पल भी समझ लिए, तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट। अब हम आते हैं अपने एडवर्ब्स पे। तो एडवर्ब्स क्या होते हैं हमारे, एडवर्ब्स होते हैं वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट वर्ब्स, एडजेक्टिव्स एंड अदर एडवर्ब्स इन द सेंटेंस। ठीक है, तो किसी भी सेंटेंस में जब कोई वर्ब आता है, वर्ब क्या थे हमारे, वर्ड्स दैट डिनोट एनी एक्शन और स्टेट, उनके बारे में जब किसी की इंफॉर्मेशन दी जाती है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी जाती है, उनकी क्वालिटी बताई जाती है, वो वाले जो शब्द होते हैं वो हमारे एडवर्ब्स होते हैं। सिमिलरली कभी कभी एडजेक्टिव या अदर एडवर्ब्स की भी क्वालिटी बता सकता है किसी सेंटेंस में, तो वो भी हमारे एडवर्ब होते हैं कि समझते हैं। ठीक है, इनके जब हम समझना चाहें कि कैसे एडवर्ब्स को आइडेंटिफाई करें, तो हम ये देख सकते हैं कि क्या मुझे हाउ, व्हेन या वेयर का जवाब मिल रहा है। हाउ मतलब कैसे, व्हेन कब, वेयर मतलब कहां। जब भी हम ऐसी किसी क्वेश्चन का जब हम जवाब पा रहे होते हैं किसी सेंटेंस में जिन शब्दों से, वो हमारे एडवर्ब हो जाते हैं। तो एग्जांपल्स में देखते हैं, डिड यू कम हियर टू बाय एन अम्ब्रेला। ठीक है, तो ये हमारा है एक एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब देखो हमने यहाँ पे जो हियर शब्द है उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे एज एन एडवर्ब, क्योंकि उसमें हमें जवाब मिल रहा है वेयर का। ठीक है, डिड यू कम हियर टू बाय एन अम्ब्रेला। ठीक है, तो यहाँ पे डिड तो हमारा एक वर्ब हो गया। ठीक है, डिड यू कम हियर ये भी हमारा एक वर्ब हो गया। ठीक है, अब यहां आए ना, टू बाय एन अम्ब्रेला, बाय भी हमारा एक वर्ब है, एक्शन हो रहे हैं इन तीनों में। ठीक है, अम्ब्रेला हमारा एक नाउन हो जाएगा, एक ऑब्जेक्ट है जिसको आप खरीद रहे हो। ठीक है, तो ये जो हमारा हियर शब्द है ये हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस बन के आएगा, जिसको हम एडवर्ब की तरह आइडेंटिफाई करेंगे। नेक्स्ट, आई डिड नॉट गो टू स्कूल येस्टरडे एज आई वाज सिक। ठीक है, तो यहां पे एडवर्ब ऑफ टाइम निकल के आ रहा है, और कौन सा है, आई डिड नॉट गो टू स्कूल। तो यहां तक तो हमें कोई भी एडवर्ब आइडेंटिफाई नहीं होता, क्योंकि यहां पे तो एक एक्शन हो रहा है, ना जाना स्कूल में, तो इसको तो हम गो को हम वर्ब की तरह ही बोलेंगे। डिड उसका टेंस बता रहा है हमें कि वो पास्ट की बात करी जा रही है। ठीक है, तो डिड नॉट गो टू स्कूल येस्टरडे एज आई वाज सिक, तो यहाँ पे किसी वर्ब की क्वालिटी बता रहा है इस सेंस में कि आपको वो स्पेसिफाई कर रहा है कि इस टाइम में बात हो रही है, तो वो शब्द हो जाएगा हमारा येस्टरडे। येस्टरडे हमारा इस केस में एक एडवर्ब बन के आता है। नेक्स्ट, सेवियर रीड्स द न्यूज़पेपर एवरी डे। ठीक है, तो एडवर्ब जो होते हैं हमारे फ्रीक्वेंसी के भी होते हैं, तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यहाँ पे जो बन के आता है वो हमारा होता है एवरी डे।
ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हाउ का जवाब मिल रहा है। कैसे रीड करता है वो? रोज रीड करता है, उसकी फ्रीक्वेंसी बताई जा रही है हमें। तो यहाँ पे जो हमारा वर्ब है वो है हमारा रीड्स, है ना, लेकिन वो किस तरह से रीड करता है? वो रोज रीड करता है। तो हमें एक वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिली कि जो सावियो है वो रोज पेपर पढ़ता है, इसलिए हमारा जो एवरीडे जो शब्द है वो हमारा एक एडवर्ब बन जाएगा। नेक्स्ट, कैन यू प्लीज कम क्विकली। अब देखो, कैन यू प्लीज कम क्विकली मतलब क्या आप जल्दी आ सकते हैं? तो प्लीज कम, तो ये तो हमारा वर्ब हो गया, है ना, लेकिन कैसे आओ? जल्दी आओ। तो किसी वर्ब को और हमें स्पेसिफाई कर रहे हैं, ठीक है, मैनर बता रहे हैं। मैनर मतलब किसी चीज के होने का तरीका। तो आओ मतलब जल्दी आओ, कैन यू हरी अप, ठीक है। तो क्विकली जो हमारा एक है वर्ड इसमें, ये हमारा एडवर्ब बन जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट, टोनी वॉज सो स्लीपी दैट ही कुड हार्डली कीप हिज आई ओपन ड्यूरिंग द मीटिंग, ठीक है। तो अगेन हार्डली कीपिंग हिज आई ओपन ड्यूरिंग द मीटिंग, ठीक है, आंखें खोले रखना, ये एक वर्ब है, ठीक है। तो यहां से हमें पहले ये तो आइडेंटिफाई हो गया कि कीप हिज आई ओपन, कीप हिज आईज ओपन, कीप हमारा एक वर्ब निकल के आता है, ठीक है, लेकिन उसको किस तरह से, उसको बताया जा रहा है कि किस तरह से हार्डली एक शब्द है कि वो हार्डली अपनी आंखें खोल के रख पा रहा था लेक्चर में। तो यानी ये हमारा एक एडवर्ब ऑफ डिग्री बनता है जिससे हमें वर्ब के रिगार्डिंग और इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो बच्चों, इस तरह से हमने समझा कि एडवर्ब को कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी सेंटेंस में, उसका क्या मतलब होता है, उसका क्या यूज होता है किसी सेंटेंस में। तो अगली बार आपको कोई सेंटेंस मिलेगा तो आप उसमें समझ पाओगे कि एडवर्ब कौन सा वर्ड है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे होते हैं प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन अगेन एक पार्ट ऑफ स्पीच है। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें ये जानना होगा कि वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू लिंक वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस टू अनदर। प्रेपोजिशन शो द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट और द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। तो किसी चीज का, किसी वस्तु का, किसी ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट का सेंटेंस में कोई जो शब्द हमें उसकी पोजीशन बताते हैं, वो कहाँ रखा है, कहाँ पे प्रेजेंट है, वो शब्द हमारे प्रेपोजिशन होते हैं। और किसी भी लिंक को, किसी भी शब्द को एक किसी पार्ट को सेंटेंस के एक से दूसरे से जोड़ने के भी काम ये आते हैं, ठीक है। यूजुअली यूज्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन। तो हम इसके अगर स्पेसिंग देखेंगे तो यूजुअली एक नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू ड्रॉ ऑन द पेपर सो दे कुड राइट इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो ड्रॉ कहाँ करने को बोला जा रहा है? ऑन द पेपर। तो यहाँ पे जो ऑन है ये हमें एक पोजीशन बता रहा है कि लाइंस की कहाँ पे लोकेशन होनी चाहिए, पोजीशन होनी चाहिए। तो ये हमारा एक प्रेपोजिशन बन के आता है। और अगर हम नोटिस करें तो पेपर जो है हमारा एक नाउन है, तो नाउन के पहले आया है ये, है ना। नेक्स्ट, सो दैट दे कुड राइट इन स्ट्रेट लाइंस। तो कैसी लाइंस पे? स्ट्रेट लाइंस में, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइंस तो हमारी एक नाउन हो गई। स्ट्रेट है हमारा एक एडजेक्टिव, नाउन को जो समझा रहा है, ठीक है। नाउन है एक हमारा है लाइंस। तो कैसी लाइंस में? इन। तो इन हमारा एक हो जाएगा यहाँ पे प्रेपोजिशन। नेक्स्ट, द चाइल्ड हिड हिज बर्थडे प्रेजेंट अंडर हिज बेड, ठीक है। तो कहाँ पे उसने हाइड किया गया है? जहां पे जो सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का वो है इसका प्रेजेंट, ठीक है। और हिड तो हमारा एक वर्ब हो गया, मतलब एक्शन हो रहा है इससे कि उसने अपना बर्थडे प्रेजेंट छुपा दिया अंडर हिज बेड। तो क्योंकि उस बर्थडे प्रेजेंट की पोजीशन हमें अंडर शब्द से पता चल रहा है कि बेड के नीचे, तो ये हमारा हो जाएगा प्रेपोजिशन यहाँ पे। नेक्स्ट, ही रैन अक्रॉस द फील्ड। तो वो फील्ड में यहां से वहां गया पूरा, तो हमें बताया जा रहा है कि कैसे गया, मतलब वो पोजीशन बता रहा है उसके रनिंग की। तो अगेन अक्रॉस हमारा एक प्रेपोजिशन बन के आता है। और लास्ट, द थीव्स जम्प्ड ओवर द वॉल एंड एस्केप्ड बिफोर वी कुड रीच देम। यानी जो थीव्स इतने तेज थे उन्होंने वॉल को टाप लिया और भाग गए, ठीक है। तो रैन ओवर द वॉल, तो अगर पोजीशन हमें कोई आइडेंटिफाई करवा पा रहा है सेंटेंस में तो वो है द थीव्स जम्प्ड ओवर द वॉल। तो ओवर अगेन यहाँ पे एक प्रेपोजिशन बनता है, ठीक है। तो इस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे प्रेपोजिशन क्या होते हैं और कैसे उनको सेंटेंस में हमें लोकेट करना होता है। तो नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं कंजंक्शंस के बारे में। कंजंक्शंस आर वर्ड्स यूज्ड टू कनेक्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस, फ्रेज और क्लॉजेस। तो सेंटेंसेस को, फ्रेजेस को और क्लॉजेस को अगर जोड़ने के लिए जो बीच में शब्द यूज करे जा रहे हैं उनको हम कहते हैं कंजंक्शंस।
इनको सेंटेंसेस से सीधा समझते हैं। मीरा एंड जैस्मिन हैड कम टू माई बर्थडे पार्टी। तो या तो मैं इसको अलग अलग कह सकता था कि मीरा केम टू माई बर्थडे पार्टी, जैस्मिन केम टू माई बर्थडे पार्टी, वो दो अलग सेंटेंसेस बन जाते, लेकिन उनको साथ में ज्वाइन कौन सा शब्द कर रहा है, एंड। तो यहाँ पे ये हमारा एक कंजंक्शन बन जाएगा कि मीरा एंड जैस्मिन केम टू माई बर्थडे पार्टी। नेक्स्ट, जेन डिड नॉट गो टू वर्क एज शी वॉज सिक। तो यहाँ पे देखिए दो पार्ट है सेंटेंस के। जेन डिड नॉट गो टू द वर्क, यहाँ पे एक सब्जेक्ट है जेन, ठीक है, डिड नॉट गो टू द वर्क, गो है हमारा वर्क, तो सब्जेक्ट वर्क का कॉम्बिनेशन बन रहा है। और उसके बाद ये भी बोला जा रहा है कि शी वॉज सिक, तो शी अगेन एक सब्जेक्ट है और वॉज एक हमारा वर्ब हो गया, राइट। तो दो सब्जेक्ट वर्ब के कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। क्या बताया था मैंने, वो होते हैं क्लॉज, राइट, पहले हमने समझा था। तो दो क्लॉजेस को भी जो जोड़ रहा है वो शब्द बीच में क्या है हमारा, एज। तो ये हमारे कंजंक्शन बन जाएगा क्योंकि वो इन दोनों सेंटेंस को कंबाइन करने में हेल्प कर रहा है। फिर नेक्स्ट, अनलेस यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट स्कोर गुड मार्क्स। ठीक है, तो यू वर्किंग हार्ड एक पहला पार्ट है और बाद में स्कोरिंग गुड मार्क्स सेकंड पार्ट है। तो दो पार्ट एक ही सेंटेंस के, वर्ड कौन सा यूज कनेक्ट करवा पा रहा है, वो है हमारा अनलेस। तो जब तक आप कड़ी मेहनत नहीं करेंगे आप ज्यादा अच्छे स्कोर नहीं कर पाएंगे मार्क्स। ये शब्द को जोड़ने के काम आ रहा है हमारा शब्द अनलेस, इसलिए ये हमारा एक कंजंक्शन बन जाता है। और लास्ट है हमारा, आई हैव नॉट फिनिश माई प्रोजेक्ट येट आई वेंट आउट विद माई फ्रेंड्स। ठीक है, तो आई हैव नॉट कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट एक पार्ट है सेंटेंस का, और आई वेंट आउट विद माई फ्रेंड्स ये दूसरा पार्ट है सेंटेंस का। लेकिन उनको जोड़ने में, एक लॉजिकल फॉर्म में जोड़ने में कौन सा शब्द हमारा यूज हो रहा है, वो है येट। तो ये येट हमारा एक कंजंक्शन होता है अगेन। ठीक है, तो ऐसे और बहुत सारे शब्द होते हैं। कभी कभी कंजंक्शंस और प्रेपोजिशन सिमिलर से भी लगते हैं, तो हमें वहां पे आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि कौन सा उसका उस वक्त कौन सा रोल है, कंजंक्शन का रोल है कि प्रेपोजिशन का रोल है। ऐसे ही और बहुत सारे भी कंजंक्शंस होते हैं जो हमारे किसी भी दो पार्ट ऑफ सेंटेंसेस को जोड़ने के काम आते हैं। ठीक है, तो ऐसे हमने समझ लिया कि कंजंक्शन क्या होते हैं और उनको शब्दों में, सॉरी सेंटेंस में कौन से शब्दों को आइडेंटिफाई करना है एज अ कंजंक्शन, वो कैसे करना है वो भी हमने समझ लिया। अब इंटरजेक्शन हमारा लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच है, उसको भी क्विकली हम समझ लेते हैं। वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू कन्वे स्ट्रॉन्ग इमोशंस और फीलिंग्स। तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो कि हम यूज करते हैं स्पेसिफिकली किसी फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए, सॉरो को, जॉय को, एंगर को। तो उन शब्दों को हम इंटरजेक्शंस बोलते हैं। और आप नोटिस करेंगे यूजुअली वो एक एक्सक्लेमेशन मार्क के बाद के पहले लगाए जाते हैं। तो जैसे यहाँ पे मैं आपको देखूं तो वाओ व्हाट अ वंडरफुल वर्क ऑफ आर्ट, अलास दैट वाज रियली सैड, yippee वी वॉन द मैच। ठीक है, तो यहाँ पे वाओ, अलास और yippee ये तीनों शब्द जो हैं उन्हें कहते हैं इंटरजेक्शंस। ये एक फीलिंग को, एक इमोशन को एक्सप्रेस करने में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे बोले जाएंगे इंटरजेक्शंस। ठीक है, वाओ, अलास, yippee, राइट। तो अब हमने समझ लिया कि हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होती हैं और उनको शब्द में अगर हमें आइडेंटिफाई करना पड़ जाए तो उनके क्या फंक्शंस होते हैं जिससे हम उनको समझ सकते हैं और उनको कैसे लोकेट किया जाता है, उनका क्या यूज होता है। तो आई होप आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। इसी तरह मैं आगे इसके पार्ट 2 और आगे सीरीज ऑफ वीडियोस में बाकी नाउन, प्रोनाउन, जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है उनको और डिटेल में डिस्कस करता रहूंगा। तो जुड़े रहिए इस पूरी सीरीज ऑफ वीडियोस से, जो कि आपके सारे ग्रामर के रूल्स और कमांड्स को बहुत ही अच्छे से क्लियर कर देगी। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।